नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट 2022-2023 में जो आए हैं उसको कवर करेंगे। यहाँ से सवाल अधिकांश पूछे जाते हैं। 68वीं बीपीएससी, 67th बीपीएससी, टीआरई के एग्ज़ाम, तीनों एग्ज़ाम का पेपर उठाकर देखिए, 1 से 2 सवाल आपको मिनिमम यहाँ से मिलते हैं। तो ये सब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको लास्ट टाइम पर लोग करते हैं और यहाँ से आपके आसानी से पीटी में सवाल आ जाएंगे और आप उसको सही भी कर लेंगे। इसलिए एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, 1 से 2 बार रिवाइज भी कर लीजिएगा। और आपने इससे पहले पढ़ा भी होगा शायद इसी मैगजीन से। मेरा काम है आपको करवा देना। अब आप जैसे इसको करें, लेकिन करके जाइएगा एग्ज़ाम में ज़रूर, ओके, क्योंकि यहाँ से पूछता है। क्या है पहला रिपोर्ट? भारत में जल स्रोतों की पहली गणना। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। सबसे पहला सवाल तो यही पूछा जाता है रिपोर्ट के बारे में। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए, भारत में जल स्रोतों की पहली गणना जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है, वन संसाधन मंत्रालय के द्वारा किया गया है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया है, गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसलिए आपसे इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। भारत में कुल 24,24,540 जल स्रोत हैं। जल स्रोत का मतलब होता है ऐसी जगह जो जल के स्रोत के तौर पर काम करते हैं, तालाब, झरने, नदियाँ, ये सब, जिसमें 97.1% ग्रामीण क्षेत्रों में है। यही सवाल आपसे स्टेटमेंट में पूछ लेगा कि अधिकांश जल स्रोत जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में है क्या? बिल्कुल सही है ये। और 2.9% मात्र जल स्रोत जो हैं वो शहरी क्षेत्रों में बचे हुए हैं। शहरी क्षेत्रों में जल स्रोतों का अभाव है। जल स्रोतों की मात्रा कितनी है? तो तालाब जो है 59.5% जो जल हैं वो तालाब के फॉर्म में अपने देश में अपने हैं। टैंक में जल कितना है? 15.7%। जलाशय में है 12.1%। जल संरक्षण योजनाएं चेक डैम में 9.3% हैं। झील में जल है 0.9%। अन्य स्रोतों में है 2.5% के आसपास में जल है अपने देश में, ओके। जल स्रोतों का स्वामित्व निजी संस्थानों के पास 55.2%, सार्वजनिक क्षेत्रों के पास 44.8% है। जल स्रोतों की संख्या में शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं? यहाँ से सवाल आपके फिर से बन सकते हैं। पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम है। ये जल स्रोत वाले शीर्ष 5 राज्य हैं। इनके क्रम के हिसाब से इनको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले पश्चिम बंगाल चले जाइए, फिर उसके बगल में उत्तर प्रदेश आ जाइए, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर असम। जल स्रोतों की संख्या में अंतिम राज्य कौन सा है? सिक्किम राज्य है। अपना एक दूसरा चैनल भी है, स्टडी फॉर ज्ञान, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एनालिटिकल व्यू अगर आपको मजबूत करना है मेंस एग्जाम में, वो काफ़ी मदद करेगा आपको, ओके। उसका मैं लिंक दे देता हूँ कमेंट सेक्शन में। अगला क्या है इसमें देखिए कि कुल जल स्रोतों में 78% जल स्रोत मानव निर्मित और 22% जल स्रोत जो है प्राकृतिक हैं। 78% जल स्रोत क्या है? मानव निर्मित, मानव के द्वारा बनाए गए। पहले के राजा महाराजा लोग खूब तालाब खुदवाते थे, या चौधरी जो खुददार या मुकद्दम होते थे वो सब क्या करते थे? गाँव में तालाब खुदवाते थे। इसीलिए गाँव में जो है वो क्या है? जल स्रोतों की ज़्यादा आपको दिखता है। आंध्र प्रदेश में टैंकों की संख्या सबसे ज़्यादा है। आंध्र प्रदेश में कहाँ क्या है? टैंकों की संख्या सबसे ज़्यादा है। पश्चिम बंगाल तालाब और जलाशयों की संख्या सबसे ज़्यादा है। पश्चिम बंगाल जो है वेस्ट बंगाल, वहाँ पर तालाबों की संख्या और जलाशयों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तमिलनाडु में झीलों की संख्या सर्वाधिक है। किस राज्य में सबसे ज़्यादा झील हैं? यही सवाल आपसे पूछ लेगा। बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा झील है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपको याद हो गया होगा, यही क्वेश्चन क्या पता पूछ ले। जल संरक्षण योजनाओं में महाराष्ट्र राज्य अग्रणी है। देखिए, योजना बनाने के मामले में महाराष्ट्र राज्य जो है वो अग्रणी है, क्योंकि महाराष्ट्र का जो पूर्वी भाग है, जो नागपुर का क्षेत्र है या मराठवाड़ा का क्षेत्र है, ये सब बहुत ही ज़्यादा जलग्रस्त वाले क्षेत्र रहते हैं। यहाँ पर तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि पक्षियों की, चिड़ियों की भी मौत हो जाती है जल के अभाव के कारण। तो इसलिए महाराष्ट्र में आपको मैं इसलिए कहानी बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे कि महाराष्ट्र में जल की कमी रहती है। पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढलान है उस पर कमी रहती है, जिसके कारण से क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारी सरकारी योजनाएं चलाती है जल संरक्षण के लिए। लेकिन झील सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में। अपना राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-2023 रिपोर्ट जारी किया गया, जून 2023 में जारी किया गया था। ये FSSAI, फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक है अथॉरिटी, एक है। इसका काम क्या होता है? जो खाद्य संसाधन है अपने देश में उनकी जांच परख करना, देखना कि किस तरह से मिल रहा है देश में। कई सारे रेस्टोरेंट जो आप अच्छे जाएंगे तो उसमें भी FSSAI का आप टैग देखेंगे, मतलब कि उस रेस्टोरेंट ने खुद के फूड को, उसके यहाँ जो फूड बनता है उसको उसने क्या करवाया हुआ है, तो उससे रजिस्ट्रेशन करवा के उसने वेरिफिकेशन करवाया हुआ कि हमारा जो फूड है वो क्या है, उससे सेफ्टी है और उसमें और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड जो है भारत सरकार का उसको फॉलो करते हैं। तो ये रेस्टोरेंट वगैरह को भी रैंकिंग देती है और रेटिंग करती है, और इसने रिपोर्ट भी जारी किया भारत सरकार का। 5वां संस्करण था इसका खाद्य सुरक्षा को लेकर, 5वां संस्करण। ये भी सवाल है, यही पूछ लेगा कि चौथा संस्करण का रिपोर्ट है 5वां। इस रिपोर्ट के केंद्रीय स्वास्थ्य परिवहन कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा जारी किया गया।
इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के 5 मानदंडों के अनुसार राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के प्रदर्शन के अनुरूप रैंकिंग दी गई है। रैंक क्या है? प्रथम स्थान है बड़े राज्यों में केरल का, द्वितीय स्थान है पंजाब का, तृतीय स्थान है तमिलनाडु का। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान गोवा, मणिपुर, फिर सिक्किम का, और केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप स्थान है जम्मू कश्मीर का, फिर दिल्ली का, फिर चंडीगढ़ का। किसमें? फूड सेफ्टी और खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे ज़्यादा टॉप रैंक पर कौन सा राज्य है? तो केरल है, दूसरे पर पंजाब है, तीसरे पर तमिलनाडु है, छोटे राज्यों में पहले स्थान पर गोवा है, उसके बाद से मणिपुर है, और फिर आपका सिक्किम राज्य है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर टॉप पर है, दिल्ली दूसरे स्थान पर है, और चंडीगढ़ जो है आपका तीसरे स्थान पर है। आगे क्या दिया हुआ है? अगला है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, राष्ट्रीय नेशनल एक प्रगति समीक्षा 2023। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती थी? नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म भी होता है। ये भी बहुत सारे लोगों को आज पता चला होगा, और ये यूपीएससी का सवाल था। यूपीएससी ने 2015 में इतने आसान सवाल पूछे थे। यह रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015-16 से 2019-21 की अवधि में 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। क्या बोला है नीति आयोग ने? कि 2015-16 से 19-20-21 के दौरान 5 सालों की अवधि में लगभग 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि गरीबी रेखा से बाहर आए हैं तो वो सारे के सारे अमीर हो गए हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं है, ये भी ध्यान में रखिए। अगर थोड़ा सा भी उनको सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं मिली, उनको सहायता नहीं मिला, तो फिर से वो गरीबी रेखा में चले जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार भारत बहुआयामी गरीबों की संख्या 15-16 में 24.8% थी, जो घटकर 19-21 में 14.96% हो गई है। उत्तर प्रदेश में गरीबों के अनुपात में तेजी से कमी आई है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार और मध्य प्रदेश का स्थान है। किसका स्थान उत्तर प्रदेश के बाद? बिहार और मध्य प्रदेश का स्थान है। संख्या की बात हो रही है, परसेंटेज में अपना बिहार टॉप पर है। परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पर आई? तो अपने बिहार में। लेकिन संख्या की बात करेंगे तो कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। 15-16 से 19-21 के अवधि में गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है। गरीबी की जो तीव्रता होती है वो 47% से घटकर क्या हो गई है? 44%। ओके। निर्यात तैयारी सूचकांक वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले 68वीं बीपीएससी में इससे सवाल पूछा गया था। 68 बीपीएससी में यहीं से सवाल पूछा था उन्होंने। नीति आयोग के द्वारा जारी यह तीसरा संस्करण है। टॉप पर तमिलनाडु राज्य, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। पहाड़ी हिमालयी राज्यों में शीर्ष स्थान उत्तराखंड का है। केंद्र शासित प्रदेश छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान गोवा का है। बिहार का स्थान 22वां है। और आपसे बिहार की जो इसमें अंक मिला था ना बिहार का, वो पूछ लिया गया था आपसे, तो वो थोड़ा सा कठिन सवाल हो जाता है। अगर ऐसे सवाल आपको मिले और आपको नहीं पता हो करंट के बारे में, तो उसको छोड़कर आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि 1/3 निगेटिव मार्किंग है। एक बच्चे ने बोला था कि एक वीडियो बना दीजिए कितने सवाल अटैम्प्ट करने हैं। ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ इस बार। 1/4 जब निगेटिव मार्किंग था तो मैंने आपको समझाया था कि 120 के सवाल करके आइएगा, 130 तक कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। लेकिन 1/3 निगेटिव में मैं आपको कतई नहीं बोलूँगा कि 130-140 सवाल करके आइएगा। वो आपके लिए फिर ब्लंडर साबित हो जाएगा। आप उतने ही सवाल करिएगा जितने आपको आएँ। 10, 15, 20 सवालों में ज़्यादा से ज़्यादा तुक्का खेल लेना है, वो करना ही पड़ेगा आपको। उसमें कोई मैं गलत नहीं कह रहा हूँ आपको। 10-15 सवाल, 20 सवाल ऐसे होंगे ही होंगे जिसमें आपको आंसर गेस करना पड़ेगा, तुक्का लगाना पड़ेगा। बाकी उन्हीं सवालों कीजिएगा जो आपको आए, नहीं आए तो छोड़ना ज़्यादा बेहतर होगा। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 जुलाई 2023 में जारी। किसने जारी किया? शिक्षा मंत्रालय ने। PGI 2.0 में 73 संकेतकों में 1000 अंक शामिल हैं। वर्ष 21-22 से PGI 2.0 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को 10 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उच्चतम ग्रेड दक्ष 940 अंक से अधिक अंक प्राप्त नहीं किया है। पंजाब और चंडीगढ़ ग्रेड प्रविष्टा 2 641 में से 700 में से 641 अंक प्राप्त किया है इसने। इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले इसको ये ध्यान में रखिएगा, इतना अंक नहीं भी ध्यान में रहे तो कोई बात नहीं, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया। यहीं पर आपसे ऑप्शन दे देगा कि नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इस तरह के ऑप्शन दे देकर आपके कन्फ्यूज कर लेगा। तो प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स जो है शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। बाकी चीज़ें अगर नहीं भी याद रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो कम से कम बेसिक याद रखिएगा। नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट मई 2023 में जारी किया गया है। विश्व बैंक और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग, 3 बॉडी शामिल है इसमें। नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, 3 बॉडी शामिल है इसमें।
के सहयोग से नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 जारी किया। विश्व बैंक और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने मदद किया तो जाके नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को जारी किया 20-21 ईस्वी का। 19 बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना है। स्वास्थ्य के मामले में सबसे टॉप पर केरल राज्य है, फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना है। 19 बड़े राज्यों में अंतिम 2 स्थान पर बिहार 19वां और उत्तर प्रदेश 18वां। उत्तर प्रदेश कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है नीचे आने में, सबसे नीचे हैं हम, तो उससे ठीक ऊपर हमने यूपी को रखा हुआ है। यूपी 18वां है और बिहार 19वां है। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान त्रिपुरा का है और छोटे राज्यों में सबसे अंतिम स्थान स्वास्थ्य के मामलों में मणिपुर का है। मणिपुर वैसे ही चर्चा में है। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान लक्षद्वीप का है और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतिम स्थान देश की राजधानी दिल्ली का है। गजब, ठीक ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा स्वास्थ्य सूचकांक को। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022, यह रिपोर्ट द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 52% आबादी 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूजर हैं। 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट जो डेली यूज करते हैं, सक्रिय का मतलब यही होता है 75.9 करोड़ लोग डेली यूज करते हैं इंटरनेट कम से कम एक बार। गोवा में सबसे ज़्यादा 70% इंटरनेट यूज़र हैं। बिहार में सबसे कम 32% इंटरनेट यूज़र हैं। इसलिए हैं क्योंकि सारे तो बिहार के बाहर जाके इंटरनेट यूज करते हैं, प्रवासी हो गए हैं, तो कैसे बिहार में इंटरनेट यूज करेंगे, इसलिए बिहार में 32% दिख रहा है आपको। अगला क्या है इसमें, अगला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22। अब इस रिपोर्ट को हमें पढ़ना है। केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह, नाम तो सुना ही होगा, कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 रिपोर्ट जारी की गई। राज्यों को 2 समूह फ्रंट रनर, अचीवर में वर्गीकृत किया गया है। एक है फ्रंट रनर, एक है अचीवर। फ्रंट रनर की श्रेणी में 60 अंक से अधिक स्कोर वाले राज्य शामिल हैं, जबकि अचीवर में 50 से 60 अंक के बीच स्कोर वाले राज्य भी शामिल हैं। 5 राज्य आंध्र, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना फ्रंट रनर श्रेणी में है, जबकि असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब अचीवर श्रेणी में शामिल है। किसमें, ऊर्जा दक्षता सूचकांक में किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2022 7वां संस्करण जारी किया गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जारीकर्ता केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय है। जनसंख्या के आधार पर शहरों का वर्गीकरण कर रैंकों की जारी की जाती है। रिपोर्ट में इंदौर को लगातार 6 वर्षों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। कि इसको इंदौर को साफ वहाँ के सरकार ने नहीं किया, वहाँ के लोगों ने किया है। सरकार ने केवल मदद किया है, लोगों की एक्टिविटी में शामिल है वहाँ पर साफ़ सफाई इतना ज़्यादा कि वो साफ़ रहता है ना। सूरत जो है, सूरत आपका गुजरात और नवी मुंबई को इस रैंकिंग में क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। टॉप पर कौन, तो टॉप पर है आपका इंदौर, दूसरे स्थान पर कौन, तो सूरत, तीसरे स्थान पर कौन, तो नवी मुंबई। ओके, श्रेणी क्या है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में इंदौर मध्य प्रदेश में है। 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी पंचगनी महाराष्ट्र में जो है ये टॉप पर है स्वच्छता के मामले में। 100 से अधिक शहरी निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है। 100 से ज़्यादा शहरी निकाय है वहाँ पर, और उसमें सबसे ज़्यादा स्वच्छता का अवार्ड किसको मिला है, MP को मिला है। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड त्रिपुरा को मिला है। फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड शिवमोगा कर्नाटक को दिया गया। फास्टेस्ट मूवर सिटी किसको दिया गया, शिवमोगा कर्नाटक। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया। 1 लाख से अधिक आबादी वाले जो हरिद्वार गंगा किनारे के शहर हैं, जिनको गंगा शहर भी कहा जाता है, उनमें कौन है टॉप पर, तो हरिद्वार है। अद्भुत जगह है, अच्छी जगह है। बिजनौर को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है। वहीं पर 1 लाख से कम में किसको घोषित किया गया, तो यूपी का शहर है बिजनौर, उसको घोषित किया गया है। ओके, महाराष्ट्र के देवलाली छावनी बोर्ड यानी कि कंटोनमेंट जो होता है, जैसे दानापुर भी छावनी है, कंटोनमेंट है, तो महाराष्ट्र के देवलाली कंटोनमेंट बोर्ड सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित हुआ है। वर्ष 2022 में सर्वेक्षण कुल 4,355 शहरों ने भाग लिया था। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग में 7 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार रेटेड शहरों की घोषणा की गई है। 7 स्टार के तहत एकमात्र शहर इंदौर को चुना गया जो 7 स्टार सिटी है, 7 स्टार, जबकि सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, तिरुपति ने 5 स्टार कचरा मुक्त प्रमाणन प्राप्ति है किया है। अभी 7 स्टार में केवल और केवल कौन है अभी, तो उस अपना इंदौर है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत बड़े राज्यों में प्रथम पुरस्कार तेलंगाना को प्राप्त हुआ है, द्वितीय स्थान हरियाणा, तृतीय स्थान तमिलनाडु को। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में तिरुपति को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला है। तिरुपति जो है, तिरुपति बालाजी वाला ही तिरुपति की बात हो रही है यहाँ पर, वो पूरा सिटी है एक पूरा का पूरा तिरुपति, उसी को मिला है। ओके, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22
27 अप्रैल 2023 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर आर.एस. चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 नीति निर्माताओं के लिए सारांश जारी किया है। सर्वेक्षण के अनुसार कर्नाटक सबसे अभिनव इनोवेटिव राज्य है। इसके बाद दादरा और नागर हवेली, फिर दमन दीव, फिर तेलंगाना और तमिलनाडु का नाम आता है। इनोवेशन के मामले में सबसे टॉप पर कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक राज्य है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इनोवेशन, नए नए आइडिया को अपनाया जाता है। ओके, अगला है आपका उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग जारी की गई 2023। हायर इंस्टीट्यूट की जो रैंकिंग जारी की जाती है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। केंद्रीय शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के अंतर्गत भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों की ऑल इंडिया रैंकिंग 2023 जारी की है। 8वां संस्करण था इसका। कौन सा था? 8वां। उच्च शिक्षण संस्थान की रैंकिंग का पहला स्थान क्या है? समग्र ओवरऑल में IIT मद्रास लगातार 5 सालों से टॉप पर है। IIT में भी सबसे ज़्यादा कौन सा बढ़िया कॉलेज है पूरे देश में? समग्र टोटल में कॉलेज यूनिवर्सिटी सबको मिला दे तो IIT मद्रास जो है वो टॉप पर है। विश्वविद्यालय श्रेणी में अगर यूनिवर्सिटी में हम लोग देखें तो IISc बेंगलुरु है। इंजीनियरिंग श्रेणी में IIT मद्रास है। प्रबंधन में, मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद है। इन सब में एडमिशन अगर हो जाए तो जीवन बदल गया आपका। चिकित्सा श्रेणी में एम्स नई दिल्ली है। विधि और कानून नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये तो बेंगलुरु में है। यहाँ से अगर आपने लॉ कर लिया तो फिर आप क्या ही बोलूँ मैं, छोड़िए आगे बढ़ते हैं। वास्तुकला में IIT रुड़की है। इनोवेशन श्रेणी में IIT कानपुर है। फार्मेसी श्रेणी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद है। कॉलेज की श्रेणी में मिरांडा हाउस दिल्ली में है। ये DU के तहत कॉलेज आता है, बेहतरीन है ये। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली जो है ये आपका टॉप पर है एग्रीकल्चर में। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें देखिए कहीं भी दिख रहा है आपको बिहार यूपी का कोई कॉलेज वगैरह दिख रहा हो, अगर आपको IIT कानपुर छोड़ दें तो वो तो भारत सरकार का है, नहीं दिखेगा आपको, है ना। चलिए, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 IQ एयर स्विस संगठन द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है। दुनिया के 20 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 14 शहर भारत के हैं। दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों में 14 शहर किसके हैं? तो अपने भारत के हैं, अपना है। ओके, प्रथम स्थान पर है सबसे प्रदूषित शहर दुनिया का चाड, ये आपका पता ही है, चाड ही है। द्वितीय स्थान पर इराक देश है। तृतीय स्थान पर पाकिस्तान है और 8वां स्थान अपने भारत का दे दिया इन लोगों ने। 53 अंक प्राप्त किया हमने इसमें। PM 2.5 लेवल 53 है हमारा एवरेज। सबसे गंदा कौन सा है? तो चाड है, अफ्रीका का देश है। द्वितीय स्थान इराक का आता है और तृतीय स्थान पाकिस्तान का आता है। सही है, कचरा है वहाँ। तो विश्व के सबसे प्रदूषित शहर में पहला स्थान है लाहौर पाकिस्तान, दूसरा स्थान होटान चीन, तीसरा स्थान भिवाड़ी राजस्थान का आता है। राजस्थान वाले कॉन्ग्रेचुलेसन। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर PSC द्वारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 को जारी किया जाता है। और ओवरऑल परफॉर्मेंस में राज्य की स्थिति बड़े राज्यों में हरियाणा का स्कोर है 0.6948 और छोटे राज्यों में सिक्किम का स्कोर है। इस सूची में बिहार का स्थान 15वां है, स्कोर 0.461 है। ओके, अगला क्या है? अगला है आपके लिए एक थोड़ा सा करंट की वर्ष 2022-23 में हुए प्रमुख समझौते ज्ञापन। TRE का पेपर उठाइए, पेपर दोनों जो उसका हुआ था पहले दिन, उसके दोनों पेपर में एक सवाल समझौतों से पूछा गया था और इसको वर्ल्ड करंट में भी आप जोड़ सकते हैं और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी करवाना क्यों दिया जाए, क्यों छूटा भाई, एक भी टॉपिक क्यों छूटे किसी का भी, पता चला यहीं से पूछ लिया। नागरिक उड्डयन सहयोग को मजबूत करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हमने किसके साथ किया अगस्त 2023 में? तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में किया। नागरिक उड्डयन यानी कि एरोप्लेन जो हमारी उड़ के जाते वहाँ यहाँ, उसमें कुछ हमने सहयोग किया है। ओके, कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किया भारत और मोल्डोवा के साथ। भारत और मोल्डोवा के बीच में कृषि को लेकर समझौता हुआ। आप क्या करेंगे, जो आपको अनजान से देश दिख रहे हैं उनकी राजधानी को नोट डाउन कर लीजिए या देख लीजिए, बैठे बैठे नोट कर लीजिए मोल्डोवा देश, उसकी राजधानी को देख लीजिए। इससे क्या होगा, जो कई बार राजधानी मैच करने को पूछता है तो एट रैंडम नहीं पूछता है, वो देश अक्सर चर्चा में रहते, इसलिए वहाँ से सवाल उठा के पूछ लिया जाता है। ओके, अगला क्या है? वर्ष 2028 तक कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तो समझौता भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। आप मुझे एक चीज़ बताएंगे, किस भारतीय मूल के आदमी को सिंगापुर का राष्ट्रपति बनाया गया था? ये इंपॉर्टेंट है, आप मुझे देखकर बताइए ज़रा। जैव प्रौद्योगिकी तथा कृषि के क्षेत्र में युवा शोधकर्ता और स्टार्टअप आदान प्रदान हेतु समझौता भारत और अर्जेंटीना के बीच में हुआ है। रक्षा हेलीकॉप्टर औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और अर्जेंटीना के बीच में हुआ है। बैंकिंग, शिक्षा और के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और UAE। बैंकिंग और शिक्षा, और पिछले साल हमने UAE के साथ इकोनॉमिक रूप से हमने सहयोग भी किया था, इकोनॉमिक रूप से हमने समझौता भी किया है, जिसको मुक्त व्यापार समझौता भी कहा जाता है।
यूपीआई से भुगतान को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। यूपीआई से भुगतान को लेकर सेमीकंडक्टर परिस्थिति तंत्र के विकास के लिए भारत और जापान के बीच वार्ता चली, जिसमें जापान की कुछ सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनियां भारत में निवेश कर सकती हैं। आपराधिक मामलों के जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता पर हस्ताक्षर भारत और बेल्जियम के बीच में। कोई अपराधी यहाँ से चोरी चकारी करके भाग जाए तो वो वहाँ का यहाँ आ जाए तो हम दोनों एक दूसरे के देश में जाकर कार्रवाई वगैरह कर सकते हैं, और कानूनी सहायता संधि पर भी हस्ताक्षर कर लिया है। जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता ज्ञापन भारत और इजराइल के बीच में। इजराइल जो है वो जल प्रौद्योगिकी बहुत ज़्यादा उन्नत है, जिसके पास जिस चीज़ का अभाव होता है वो उस चीज़ को लेकर संघर्ष करता है, सीखता है, समझता है। तो इजराइल का जो इरिगेशन सिस्टम है और सिंचाई प्रणाली है या जल प्रबंधन की तकनीक है वो बेहतरीन है, दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट है। वो समुद्र के पानी से पीने का पानी बना लेते हैं, जो दुनिया में पहली टेक्नोलॉजी थी, इन्होंने ही बनाई। अब तो भारत में भी उन्होंने ही मशीन दिया हमें, तो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत इजराइल के बीच में हुआ है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास हेतु समझौता भी भारत और इजराइल के बीच में ही हुआ है। विज्ञान और नवाचार पर सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ है, यही सवाल पूछा गया था। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया भारत और रोमानिया ने। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन भारत और मेक्सिको के बीच में हुआ है। सेमीकंडक्टर आपूर्ति और नवाचार साझेदारी पर समझौता ज्ञापन भारत और यूएसए के बीच में हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में सेमीकंडक्टर के लेकर हमने 2 देशों के साथ किया है, एक जापान के साथ और एक अमेरिका के साथ, इसको ध्यान में रखिएगा। राजनयिक व आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा में छूट को लेकर भारत और फिजी के बीच में हुआ है। समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए भारत और सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है, देखिएगा हिंद महासागर में छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है, वहाँ पर इसके साथ हमने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। हवाई सेवा समझौतों पर हस्ताक्षर भारत और गुयाना के साथ हुआ है। राजनयिकों के प्रशिक्षण सहयोग के लिए समझौते भारत और पनामा के बीच में हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन के विकास और अंडर सी केबल कनेक्टिविटी के सहयोग के लिए भारत और यूएई के बीच में समझौता हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन और अंडर सी यानी कि समुद्र के अंदर से हम कनेक्टिविटी पर बात कर रहे हैं, अंडर सी केबल कनेक्टिविटी पर हम लोग बात कर रहे हैं। कौन कौन? तो भारत और यूएई। जल संसाधन विकास प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और डेनमार्क के बीच में चल रहा है। 2000 करोड़ से अधिक मूल्य के हथियारों के निर्यात के लिए समझौता भारत और आर्मेनिया के बीच में हुआ है, आर्मेनिया के बीच में। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर भारत और यूएई के बीच में समझौता हुआ है, जिसमें यूएई में आईआईटी दिल्ली जो है वो अपना कैंपस खोल रही है, और अपना आईआईटी मद्रास जो है यहाँ पर ये कहाँ पर खोल रही है, तो ये आप मुझे बताएंगे। और वैसे कोई द्वीप है, मैंने बताया था मोजाम्बिक वगैरह के आस पड़ोस में कोई देश है, बताइए मुझे, या मोजाम्बिक के आस पड़ोस में कोई एक छोटा सा द्वीप है, स्वायत्त द्वीप है, मैंने सब बताया हुआ है कि आईआईटी मद्रास कहाँ पर खोला जा रहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगला क्या है? जैव विविधता के संरक्षण को लेकर समझौता भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। आईआईटी मद्रास वाला देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा और वहाँ से सवाल पूछा जाएगा आपसे। राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और मेडागास्कर के बीच में। रक्षा के सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और मिस्र के बीच में हुआ है। और इस बार 26 जनवरी में मिस्र के राष्ट्रपति महोदय जो हैं ये कहाँ पर आए थे? भारत आए थे, उनको हमने अतिथि के तौर पर इन्वाइट भी किया था। इसको ध्यान में रखिएगा। आज का वीडियो यहीं तक था, ये छोटा सा, अगला वीडियो जो होगा वो भी आपके करंट से रिलेटेड होगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।